दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर बिलिंग रिपोर्ट तैयार करना। देखो, अगर आप एज एन एक्सेल यूजर किसी होटल में वर्क करते हो तो वहां पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका बिलिंग रिपोर्ट आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप बिलिंग रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने एक होटल कस्टमर बिलिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किया हुआ है, जहां पे आप देख पा रहे हो कि हमने एक कस्टमर का यहाँ पे डेटा डाला हुआ है। दूसरे कस्टमर की हम बात करें जिसकी बुकिंग आईडी मैंने यहाँ पे डाली है, कस्टमर का नाम डाला है, और जैसे ही मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे डेट डाला 4/2/2024 यानी कि 4 फरवरी, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रूम टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के रूम है हमारे होटल में। एक है डबल, एक है सिंगल, एक है ट्रिपल, एक है डिलक्स। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं ट्रिपल रूम। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे रूम कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं इनको बता देता हूँ कि इन्होंने कोई एडवांस अमाउंट पे किया है बुकिंग के टाइम, या फिर ये चेकआउट के टाइम ही पे करने वाले। तो हमने डाला कि 1500 रुपए इन्होंने एडवांस में हमें पे कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट फील्ड आता है चेकआउट डेट का, यानी कि ये वो डेटा है जिस डेट में इन्होंने चेक इन किया। इसके बाद जिस दिन वो होटल छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि चेकआउट डेटा, वो यहां से शुरू होता है। और मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ चेकआउट डेट डालनी है और सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम करेगा। देखो कैसे। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 7/2/2024 यानी कि 7 फरवरी। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे चेकआउट टाइम अपने आप आ गया है, टोटल स्टे कितना हुआ वो यहाँ पे आ गया है, रूम का चार्ज कितना हुआ, और रूम का टैक्स जो लग के प्राइस हो रहा है वो कितना हुआ, और अमाउंट पेबल कितना हुआ वो यहाँ पे आ गया। एक ही फील्ड मुझे यहाँ पे लिखना है जो कि है फूड चार्ज, क्योंकि होटल्स वगैरह में कई जगह पे फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी उसका चार्ज है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4000 इनका फूड का चार्ज हुआ है। मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया और आप यहाँ पे देखोगे कि अमाउंट पेबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये सारा फॉर्मेट आप कैसे तैयार करोगे, इसमें किन किन फॉर्मूलों का यूज हुआ है, कौन कौन से फॉर्मेट आपको यहाँ पे यूज करना है जिसके बिहाफ पे आप इसे प्रोफेशनली कर सको। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने एक ब्लैंक शीट यहाँ पे ले ली है ताकि सारी चीजें हम स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें। तो सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं बुकिंग आईडी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर नेम। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं चेक इन डेट, तो मैंने यहाँ पे लिखा चेक इन डेट। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक इन टाइम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, रूम टाइप। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी टाइप का रूम आपने लिया है उसका कॉस्ट क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा रूम कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, एडवांस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, चेकआउट डेट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेकआउट डेट। फिर हमने यहाँ पे लिखा सिंपली चेकआउट टाइम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेकआउट टाइम। टोटल स्टे कि ये कितने दिन यहाँ पे रुके हैं। इसके बाद इन्होंने जो रूम लिया था उसका टोटल चार्ज कितना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूम चार्ज। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली फूड चार्ज। इसके बाद हम लिख देते हैं रूम टैक्स, जो कि मान लो कि हमारा जो रेस्टोरेंट या होटल है वो 18% चार्ज करता है, वो हमने लिखा। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट पेएबल, यानी कि टोटल अमाउंट अब हमें कस्टमर से कितना लेना है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक टर्म अप्लाई करना है जो कि है रैप टेक्स्ट, जिससे क्या होगा कि जो फील्ड आगे भाग रहा था वो यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसे कर देंगे सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से, और इसके बाद हम करेंगे टॉप अलाइन ताकि ये ऊपर में प्रॉपर तरह से आ जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं इस वाले कलर के साथ। फिर हमने किया इसको बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद हम नीचे तक जहां तक भी हमें डेटा तैयार करना है उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद सिंपली टॉप पे आएंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे और एक एंटायर रो पे क्लिक करके हम कर लेंगे ओके, ताकि हमें एक ब्लैंक रो मिल जाए जिसमें हम हेडिंग दे सके। फिर हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, इसे हमने सेलेक्ट किया और कर लेंगे मर्ज। यहाँ पे हम लिख देते हैं होटल्स कस्टमर बिलिंग रिपोर्ट, ये हमने लिखा। नहीं तो जो भी होटल का नाम है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली बड़ा। हमने इसे बोल्ड किया। जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। फिर हम कर लेते हैं इसे मिडल अलाइन, और इसके बाद जो भी कलर आपको बेटर लगता है, लाइक मुझे ये ग्रीन वन बेटर लग रहा है, मैंने ये सेलेक्ट किया, और टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पे कर देंगे व्हाइट कुछ इस तरह से। तो जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टर्म की, जो कि है बुकिंग आईडी।
मान लो कि किसी ने ऑनलाइन बुक किया है तो वो हमें एक बुकिंग आईडी बताता है, या फिर मान लो जो भी कस्टमर है और उसका हम जिस टाइम पे जिस भी रेफरेंस के साथ बुकिंग कर रहे हैं तो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है। तो जो भी उसका बुकिंग नंबर है या बुकिंग आईडी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैनुअली। तो हमने यहाँ पे 1001 कुछ इस तरह से लिख दिया। अब बात करते हैं कस्टमर के नेम की। तो मान लो जो कस्टमर का नेम है वो है राजेश, मैंने यहाँ पे नाम लिखा। इसके बाद चेक इन डेट। अब यहाँ पे एक पॉइंट जरा आप ध्यान से समझना, रेस्टोरेंट या होटल में चेक इन डेट या चेक इन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब इंस्पेक्शन का टाइम होता है तब भी चेक इन डेट और चेक इन टाइम ये देखा जाता है, और आपको स्टे कैलकुलेट करने के लिए भी कि वो कितने दिन प्रॉपर रुका है उसके लिए भी हमें चेक इन डेट और चेक इन टाइम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम चेक इन डेट की बात करते हैं। तो मान लो मैं डेट यहाँ पे डाल देता हूँ 1/2/2024 कि ये 1 फरवरी को हमारे पास इन्होंने चेक इन किया। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो मुझे बेटर नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट में। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ डेट वाले टर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप ये वाला फॉर्मेट चूज कर सकते हो, नहीं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। इवन जब आप कस्टम में आओगे तो आप यहाँ डेट वाली फील्ड में देखोगे कि आपको मल्टीपल फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे, जैसे DD, MM, YY, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मान लो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। तो अब यहाँ पे जो मेरा डेट है वो कुछ इस तरह से आएगा 1 Feb 2024। हमने यहाँ पे किया इसे डबल टैप ताकि प्रॉपर फिट हो जाए। अब बात करते हैं चेक इन टाइम की, और मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे डेट डालूं, जो भी मेरे सिस्टम का टाइम है जो कि प्रॉपर रनिंग टाइम है वो टाइम इसमें आ जाए प्रॉपर तरह से। तो वो चीज कैसे होगी, देखो यहाँ पे हम यूज करने वाले एक फॉर्मूले का, और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहली चीज क्या कर रहा हूं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं फिलहाल। यहां पे आते हैं, हमने क्या यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ। इफ हम किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन के लिए। मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये वाला जो सेल है अगर ये खाली नहीं है, यहाँ पे ये जो मैंने 2 कैरेट यहाँ पे यूज किए हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब है नॉट इक्वल के। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूं कि अगर ये खाली नहीं है, तो खाली के लिए मैंने क्या सिंबल दे दिया, डबल क्वॉट्स के। 2 बार डबल क्वॉट लिखा, इसका मतलब होता है खाली। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सेल खाली नहीं है तो आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो आपको क्या करना है, आपको इफ का फॉर्मूला यहाँ पे चलाना है। तो हमने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला प्ले किया। अब इस इफ के फॉर्मूले में हमें लॉजिक देना है। तो लॉजिक क्या है कि अगर ये वाला सेल, कौन सा सेल, ये वाला जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये वाला सेल खाली है, अभी भी खाली है, मतलब अगर ये नॉट इक्वल है तब हम इस फॉर्मूले को प्ले कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर ये खाली है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नाउ का फॉर्मूला प्ले कर देंगे। नाउ का फॉर्मूला यूज किया जाता है टाइम के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या दिया कि अगर ये वाला सेल हमारा खाली है तो इसमें डेट और टाइम आ जाए। दूसरा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोमा प्रेस करते हैं और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू के लिए, अब हमारा क्या पूछ रहा है, फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू के लिए कि ये किसी और सेल के रेफरेंस को चूज ना करे, इसके लिए हम इसी सेल का रेफरेंस फॉल्स वैल्यू के तौर पे दे देंगे, कोमा करेंगे। और अगर मान लो कि ये भी खाली है तो ये भी क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे फॉल्स वाले टर्म में हम 2 बार डबल क्वॉट दे देंगे, जिसका मतलब क्या होता है, खाली। अब एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो। हमने बोला कि इफ ये वाला जो सेल नॉट इक्वल है खाली के, यानी कि अगर ये वाला सेल खाली नहीं है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप रन करो। इस फॉर्मूले में हमने ये बोला है कि अगर हमारा ये जो सेल है D3 जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये खाली है तो आप इसमें डेट और टाइम एड ऑन कर दो। कोमा किया हमने फॉल्स वैल्यू के तौर पे कि अगर इसमें डेट एंड टाइम नहीं आ रहा है तो ये किसी दूसरे सेल के रेफरेंस को चूज ना करे, इसलिए D3 वाला सेल यानी कि यही वाला सेल इसमें आना चाहिए। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले को एंड कर दिया यहाँ पे और कोमा किया, और इस फॉर्मूले के रेफरेंस में जो ये वाला इफ है, अगर यहाँ पे मैंने बोला है नॉट ब्लैंक है, अगर ये खाली नहीं है तो ये फॉर्मूला चलना चाहिए। और अगर मान लो ये खाली है तो इसके लिए हमारा फॉल्स वैल्यू क्या होना चाहिए, ब्लैंक ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, 2 बार डबल क्वॉट दिया। आपको सिंपली प्रेस करना है एंटर। जब हम अभी एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ब्लैंक डेटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई भी डेट अभी डाला ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ, लाइक मैंने डाला 1/2/2024। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे यहाँ पे मेरा टाइम आ गया। लेकिन अब इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, इसका फॉर्मेट आ रहा है कस्टम। तो हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको डेट और टाइम का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने पर मैं ये 1330 वाला जो फॉर्मेट है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे शो
कर रहा है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपके सिस्टम में काम ना करे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में और मोर कमांड में जाना है। यहाँ जाने के बाद फॉर्मूला सेक्शन में जाना और ये इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन जो है ये अनचेक होगा, तो आपको इसे क्लिक करके चेक कर देना है। मैक्सिमम इटरेशन में 100 लिख देना है और मैक्सिमम चेंज में 1 कर देना है और आपको कर देना है ओके। उसके बाद आपके इस फॉर्मूले को यूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है रूम टाइप। मान लो हमारा जो होटल है वो 4 तरीके के रूम प्रोवाइड करता है। एक है यहाँ पे सिंगल, एक है डबल, एक है ट्रिपल और एक है यहाँ पे डिलक्स। तो हम यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में और यहाँ पे सिंपली जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे जाकर हमें सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सिंगल, कोमा किया, फिर हमने यहाँ पे लिखा डबल कुछ इस तरह से, फिर कोमा करेंगे, फिर हमने लिखा ट्रिपल और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डिलक्स और हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे आप देखोगे यहाँ सब पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंगल। आप पूछ रहा है रूम कॉस्ट, जो भी रूम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके बिहाफ पे यहाँ पे रूम कॉस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा और इफ का फॉर्मूला प्ले करूंगा। इफ के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देना है लॉजिक। लॉजिक क्या है कि अगर इस वाले सेल में सिंगल लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, सिंगल, डबल क्वोट्स में क्या लिखेंगे हम, सिंगल। अगर इसमें सिंगल लिख के आ रहा है तो यहाँ पे किराया होना चाहिए 1000 रुपए। कोमा किया और इफ का फॉर्मूला हमने दोबारा रिपीट कर दिया। अब हमारा लॉजिक क्या है कि इस सेल में अगर यहाँ पे डबल लिखा है, डबल क्वोट्स में हम क्या लिखेंगे, डबल, कोमा, तो यहाँ पे किराया कितना होना चाहिए, 2000। फिर हमने कोमा किया, इफ किया और फॉर्मूले को रिपीट किया। फिर हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर इसमें ट्रिपल लिखा है तो यहाँ पे जो किराया है वो होना चाहिए 2800। फिर हमने कोमा किया, इफ किया, फॉर्मूले को रिपीट किया। हमने इस सेल को सेलेक्ट किया और बोला अगर इस सेल में डिलक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे किराया होना चाहिए 3500। हमने किया ब्रैकेट को क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। अब आप देखो सिंगल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1000, डबल सेलेक्ट किया तो 2000, ट्रिपल सेलेक्ट किया तो 2800 और डिलक्स सेलेक्ट किया तो फॉल्स आ रहा है। इट मीन्स मैंने जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत लिखी है। डिलक्स में मैंने यहाँ पे ई लगाया नहीं, तो मैं ई यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और अब आप देखोगे यहाँ पे 3500 लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे मान लो कि जब कस्टमर ने चेक इन किया तब उसने कुछ एडवांस पेमेंट करी है, वो उसने पे कर दिया 1500 रुपए कि मैं अभी आपको 1500 रुपए एज एन एडवांस पे कर रहा हूँ और जब मैं चेकआउट करूंगा तब मैं रिमेनिंग अमाउंट को पे कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 1500 एड ऑन कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म को समझो, देखो ये वाला जो सेक्शन है ये है जब हमारे पास कस्टमर चेक इन करता है, जब हमारे पास कस्टमर क्या कर रहा है, चेक इन कर रहा है। तो ये एक सेक्शन हो गया, इसको मैं अलग कलर में कर देता हूं फिलहाल के लिए। ये हो गया हमारा एक सेक्शन, ये क्या हो गया हमारा एक सेक्शन। अब मान लो कि आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद वो चेकआउट करेगा, तो ये सारा जो डेटा है ये होता है चेकआउट के टाइम पे। ये कब होता है, चेकआउट के टाइम पे। तो यहाँ पे चेकआउट डेट हमें बोलनी है सबसे पहले, फिर यहाँ पे चेकआउट टाइम बताना है, फिर उसका टोटल स्टे कितना हुआ, ये सब चीजें अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले चीज चेकआउट डेट। तो मान लो इसने यहाँ पे चेक इन किया 1 फरवरी को और ये 3 फरवरी को यहाँ से चेकआउट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/2/2024 हमने लिखा। अब ये लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा है, हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जो भी हमें फॉर्मेट अच्छा लगता है, सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे इस फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट करके किया ओके, तो ये उसी फॉर्मेट में जैसे हमने ये लिखा है वैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट टर्म जो कि है चेकआउट टाइम। तो हमने किया इक्वल, इफ किया और हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये वाला जो सेल है अगर ये नॉट इक्वल है ब्लैंक के, अगर ये खाली नहीं है, इसमें हमने डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो आप इफ का फॉर्मूला चलाओ और इसमें लॉजिक ये दो, ये वाला जो सेल है जिसमें हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं अगर ये अभी भी खाली है तो इसमें आप डेट का फॉर्मूला डाल दो और इसके रेफरेंस के लिए हम इसका जो लोकेशन है यानी इसी सेल का जो रेफरेंस है वो हम दे देंगे। कोमा किया और यहाँ पे 2 बार डबल कोट दिया, किसके लिए, खाली के लिए, इनकेस अगर ये खाली रहता है फॉल्स वैल्यू उसके लिए। हमने किया ब्रैकेट बंद, सिंपली प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर और अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 0 क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चेकआउट डेट लिख दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोबारा से मैं डेट लिखता हूँ 4/2/2024 और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे चेकआउट टाइम यहाँ पे आ गया है। मुझे क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे जो भी टाइम का फॉर्मेट आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ से चूज कर लो। तो जो हमने टाइम का फॉर्मेट चूज किया है वो यहाँ पे आ गया है कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं टोटल स्टे की और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज टोटल स्टे का मतलब क्या है यहाँ पे,
जैसे ये पर्सन है 1 फरवरी को आए हैं और 4 फरवरी को ये जा रहे हैं, मतलब ये 1 तारीख को भी रहे, 2 तारीख को भी रहे, 3 तारीख को भी रहे और 4 तारीख को भी रहे। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिंपली आते हैं, हमने क्या इक्वल, और हमने यहाँ पे 4 फरवरी में से माइनस कर दिया इस 1 फरवरी को, तो यहाँ पे टोटल स्टे कितना आया 3, यानी कि 3 दिन का इनका प्रॉपर स्टे यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना ध्यान से, कई होटल्स ऐसा बोलते हैं कि जो आपका चेकआउट टाइम है, अगर आप वो दिन में 11 बजे तक कर रहे हो तो आपका 3 दिन ही काउंट होगा, लेकिन अगर आप 4 तारीख को 11 बजे के बाद चेकआउट करते हो तो आपका 4 तारीख भी काउंट होगा, यानी कि 1 तारीख तो काउंट हो ही गया, फिर 2 भी काउंट हो गया, 3 भी काउंट हुआ, जिसके भी आप यहाँ 3 लिख के आ रहा है। लेकिन हमारी होटल की पॉलिसी क्या बोलती है कि हमारा जो चेकआउट मैक्सिमम टाइम है वो 11 या 12 बजे सुबह का है। अगर आप 11 बजे तक चेकआउट कर लेते हो तो आपका 4 तारीख नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद जा रहे हो तो आपका 4 तारीख भी जुड़ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो टोटल स्टे 3 आ रहा है इसमें हमें 1 दिन और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन दोपहर के 3 बजे जा रहे हैं। अब ये चीज कैसे होगी, देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं एक जगह पे, कहीं पे भी आप यहाँ पे लिख के रख लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। हम किसी भी एक जगह पे अपना वो टाइम लिख लेते हैं, जो हमारा टाइम क्या, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11 बजे का, हमारा टाइम क्या है 11 बजे, जो मैक्सिमम कह रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं, हमने क्या यहाँ पे इक्वल और इफ का फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने लगाया इफ का फॉर्मूला। लॉजिक क्या कहता है कि ये जो हमारा टाइम है, ठीक है, ये जो हमारा टाइम है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, इस वाले टाइम से, मतलब 11 बजे के बाद जा रहा है, इट मींस वो ग्रेटर हो गया। तो अगर वो इस टाइम से ज्यादा है कोमा, तो यहाँ पे 1 आए, मतलब एक एड ऑन हो जाए। अगर जो ये हमारा टाइम है वो 11 बजे के बाद का है तो इसमें एक और जोड़ दो, नहीं तो इसे 0 ही रहने दो। हमने क्या, सिंपली एंटर, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आप बोलोगे कि हमें तो 3 और 1 4 लिखने हैं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 आया। अब आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है प्लस, और प्लस में आपका जो 4 फरवरी है इसमें से माइनस कर देना आपको 1 फरवरी को, प्रेस के एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल स्टे में 4 आ गया। तो ये सिंपल तरीके से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं रूम चार्ज की, तो स्टे हमारे 4 और 1 दिन का जो कॉस्ट है वो है 3500 रुपए, तो 4 दिन का कितना हो गया, हमने क्या इक्वल, ये रहा हमारा रूम कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल स्टे से, प्रेस कर देंगे एंटर, और 14,000 रुपए इनके रूम का चार्ज हो गया। अब बात करें फूड चार्ज की, तो जितने दिन ये रहे हैं उतने दिन में इन्होंने 2500 रुपए का खाना खाया, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या 2500। नेक्स्ट हम क्या है, रूम का टैक्स जो कि लग रहा है 18%, हमने क्या इक्वल, ये रहा रूम का चार्ज, मल्टीप्लाई कर दो, लिखो 18 और परसेंट का सिंबल दे दो, प्रेस करो एंटर, तो 18% यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या, अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल मतलब जो जो अमाउंट उसे पे करना है, हमने क्या इक्वल, हम उनसे रूम का चार्ज लेंगे, प्लस में हम उनसे फूड का चार्ज लेंगे, प्लस में हम उनसे टैक्स लेंगे, और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, जो उन्होंने एडवांस पेमेंट हमको किया था, प्रेस कर देंगे एंटर, और यहाँ पे अमाउंट पेएबल आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान से समझना है, देखो क्या होगा कि आप बार बार तो सब पे फॉर्मूला लिखोगे नहीं, हमने एक बार फॉर्मूला लिखा और उसी को हम सब पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूं फॉर्मूले सीरीज में, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने कहाँ लगाया, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूं या फिर इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूं, तो सब पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाया, इसमें आते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो सब में फॉल्स लिख के आ रहा है। अब ये फॉल्स लिख के क्यों आ रहा है, फॉल्स लिख के इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाले फील्ड्स खाली हैं, तो इसके यहाँ पे ये क्या आउटपुट शो करेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि अगर हमारा ये वाला सेल खाली है तो ये वाला सेल भी खाली रहना चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, एंड में आ जाओ जहां पे हमने 3500 वाला टर्म दिया है, कोमा करेंगे, इफ का फॉर्मूला एक बार और चला दो, और इसको बस इतना बोलना है कि अगर ये सेल इक्वल है खाली के, इक्वल डबल कोट्स के, कोमा, तो इसे खाली रहने दो। सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि इफ हमारा ये वाला सेल अगर खाली है जिसके यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है, तो ये वाला सेल भी खाली रहना चाहिए, प्रेस किया एंटर, और अब आप इसे ड्रैग करो, आप देखोगे आपको कहीं पे भी फॉल्स लिख के नहीं मिलेगा। यही काम आपको सब जगह करना है जहां जहां हमने फॉर्मूले लगाए हैं। तो इसे हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला यूज किया है। अभी अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये सेम वही वाली चीज मुझे शो करेगा, यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोमा करना है, और मुझे यहाँ पे क्या कर देना है कि इक्वल के साइड में आएंगे हम लिखेंगे इफ
अगर ये वाला जो सेल है अगर वो खाली है, अगर ये वाला सेल खाली है तो यहाँ पे ये वाला जो सेल है जिसमें हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ये भी क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, और उसके बाद ही आगे का फॉर्मूला चलना चाहिए। हम यहाँ प्रेस करेंगे एंटर, और अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे में आपको कहीं पे भी जीरो शो नहीं करेगा। यही चीज आपको कर देनी है बाकी सब में, क्योंकि अभी भी अगर हम इसे करें तो सब जगह हमें यहाँ पे एरर मिल सकता है। देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे सब पे एरर मिल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को खोला, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे इफ अगर ये वाला जो सेल है अगर ये यहाँ पे खाली है तो ये वाला सेल भी क्या रहेगा, खाली रहेगा, और नहीं तो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ये यहाँ पे वर्क करेगा। हमने प्रेस कर दिया एंटर, और इसे सिंपली डबल टैप करो, आप देखोगे सब में से ये जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे हट जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे भी कर देना है। इफ ये वाला जो सेल है अगर ये खाली है तो यहाँ पे ये खाली रहना चाहिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला चलना चाहिए। हम इसे सिंपली करेंगे यहाँ पे डबल टैप, इस पे अप्लाई, F2 किया, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। इफ ये वाला जो सेल है अगर ये खाली है तो यहाँ पे ये खाली रहना चाहिए, नहीं तो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें लगा है वो काम करना चाहिए। अब यहाँ पे हम सिंपली इसे करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम किसी यूजर का डेटा डाल के देखते हैं। तो मान लो बुकिंग आईडी मैंने यहाँ पे डाला 1002, मैंने किया सिंपली यहाँ पे टैप, हम नाम यहाँ पे डाल देते हैं, हमने डाला मोहन। चेक इन डेट हम यहाँ पे डालते हैं 2 तारीख को ये आए हैं 2/2/2024, और जैसे मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे चेक इन टाइम आ गया। इसके बाद रूम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने सिलेक्ट किया डबल रूम इन्होंने लिया है, और एडवांस इन्होंने 1000 रुपये पे किया है। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं चेकआउट डेट। तो चेकआउट डेट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5/2/2024। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे यहाँ पे पूरा डेटा हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे फूड चार्ज में अलग से 1500 एड ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा सारा कुछ टोटल होके ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो कि हमने अलग हाईलाइट किया हुआ है, ये पोर्शन कब का है, जब हमारा जो कस्टमर है वो चेक इन करता है, और ये सारा जो पोर्शन है वो कब का है, चेकआउट करते के टाइम का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है जिसमें हमने यहाँ पे डेटा फिट ऑन कर लिया है। अब इसके बाद आप इसे जैसे भी एडिट करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम कर देते हैं नो फिल, ताकि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे डेटा को हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन, ताकि डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पे आ जाए। इसके बाद जितना भी हमारा डेटा है जिनमें अकाउंट टर्म यूज हुआ है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अकाउंट वाले इस सिंबल को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर देंगे। इसके बाद यही चीज हमें करनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट किया, कोमा किया, और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद हम कुछ पोर्शंस को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं रेड 1। हमने इसका जो टेक्स्ट कलर है वो कर दिया यहाँ पे व्हाइट, और इसे कर देते हैं हम बोल्ड। इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और इस पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं ये वाला। फिर हम यहाँ पे आते हैं इस वाले पोर्शन में, इस पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे डार्क ब्लू, और जो टेक्स्ट कलर है वो हमने किया व्हाइट, और इसे हम कर देते हैं सिंपली बोल्ड। साथ ही जो हमारा आईडी नंबर है उसे भी हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन, और इसे हम कर देते हैं बोल्ड। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉपर कस्टमर बिलिंग रिपोर्ट है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कस्टमर बिलिंग रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे, और इस वीडियो में जितने भी टर्म्स हमने यूज किए हैं वो सब आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।